हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो इसी के साथ हम अपने आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में जूनियर अकाउंटेंट के टॉपिक व्यवसाय प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यवसाय प्रबंध में प्रबंधक के द्वारा मुख्यतः 5 कार्य किए जाती हैं: नियोजन, निर्देशन, समन्वय, संगठन और नियंत्रण। तो प्रबंधक के द्वारा मुख्यतः 5 कार्य किए जाते हैं। किसी भी संस्था में प्रबंधक के द्वारा यानी कि उस फर्म को, उस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 कार्य सबसे आवश्यक माने जाते हैं। तो एक होता है नियोजन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, संगठन। तो प्रबंधक के द्वारा मुख्यतः ये 5 कार्य किए जाते हैं। तो समन्वय के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम आज निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशन यानी कि डायरेक्शन क्या होता है और किसी भी संस्था में डायरेक्शन, निर्देशन करना क्यों आवश्यक है। तो हमारा आज का टॉपिक है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है। निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य होता है जो कि प्रबंधक के द्वारा किसी भी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थों के द्वारा वह कार्य करवाया जाता है। यानी कि एक प्रबंधक के द्वारा जो उसके अधीनस्थ यानी कि जो उसके कर्मचारी होते हैं उनसे अगर उसके द्वारा आदेश देकर या निर्देश देकर कोई कार्य करवाया जाता है तो उसे ही निर्देशन कहा जाता है। यानी कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर प्रबंधक के द्वारा अपने अधीनस्थों से कोई कार्य करवाया जाता है तो उसे निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन का अर्थ, इसके बाद है निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो निर्देशन जो है वह एक प्रबंधकीय कार्य है। सबसे पहले क्या है, निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य होता है जो कि प्रबंधक के द्वारा करवाया जाता है। तो यह एक प्रबंधकीय क्रिया बोल लो या कार्य बोल लो, यह एक प्रबंधकीय क्रिया है। इसके बाद है निर्देशन दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। निर्देशन में प्रबंधक खुद कार्य नहीं करता है बल्कि वह अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है। तो जो निर्देशन है वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। निर्देशन जो है वह एक प्रबंधकीय क्रिया है या दूसरे व्यक्तियों के से कार्य करवाने की एक कला है। निर्देशन जो है वह एक समन्वयकारी कार्य है। यानी कि किसी भी संस्था में निर्देशन का कार्य तभी किया जाता है जब उस संस्था में समन्वय किया हुआ हो। तो निर्देशन जो है वह एक समन्वयकारी कार्य होता है। समन्वयकारी कार्य है। निर्देशन एक समन्वयकारी कार्य है। इसमें प्रबंधक के द्वारा अपने अधीनस्थों को आदेश व निर्देश दिया जाता है। तो अधीनस्थों को आदेश व निर्देश दिया जाता है। अधीनस्थों को आदेश व निर्देश दिया जाता है। आदेश व निर्देश दिया जाता है। तो निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है। यह दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। निर्देशन एक समन्वयकारी कार्य है और इसमें प्रबंधक के द्वारा अपने अधीनस्थों से कार्य करवाया जाता है। निर्देशन जो है वह कोई भी, मान लो हम डायरेक्शन किसे देंगे तो मानव को ही दिया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए मानव के द्वारा मानव को ही निर्देश दिए जाते हैं। तो निर्देशन में मानवीय संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। निर्देशन में मानवीय संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। सिर्फ मानवीय संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें संपत्तियों को, अचल या अचल संपत्तियां जो होती हैं उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि आदेश व्यक्तियों के द्वारा व्यक्ति को ही दिया जाता है। इसमें अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तो अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण यानी कि उनके द्वारा किए हुए कार्यों की जांच करना और उन्हें सही
कार्य के बारे में यानी कि सही दिशा प्राप्त प्रदान करना होता है। तो इसमें कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और उनका मार्गदर्शन किया जाता है। निर्देशन के द्वारा ही व्यक्तियों के विकास में वृद्धि होती है। निर्देशन से व्यक्तियों के विकास में वृद्धि होती है। व्यक्तियों के विकास में वृद्धि होना, व्यक्तियों का विकास होना। निर्देशन के द्वारा व्यक्तियों के विकास में वृद्धि होती है, यानी कि जो अधीनस्थ यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, अगर प्रबंधक के द्वारा उन्हें आदेश दिया जाता है तो वह उस कार्य को सही तरीके से करती हैं और उस कार्य को अच्छे ढंग से करना सीखते हैं, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और उनका विकास होता है। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी कार्य को सही तरीके से करता है तो वह बहुत कुछ नया सीख जाता है। तो निर्देशन से व्यक्तियों का विकास होता है। निर्देशन जो है वह संयोजनकारी कार्य है। संयोजनकारी कार्य होता है। निर्देशन जो है वह संयोजनकारी कार्य होता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों का द्वारा आपस में एक दूसरे से मिलकर कार्य किया जाता है। संयोजनकारी बोल लो या फिर संबंधकारी कार्य बोल लो। इसमें जो नियम होते हैं उन नियमों को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है। कर्मचारियों के द्वारा जो प्रबंधक के द्वारा जो नियम बनाई जाती हैं उन नियमों के द्वारा को ध्यान में रखकर भविष्य में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो निर्देशन जो है वह नियमों को ध्यान में रखकर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नियमों को ध्यान में रखकर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो निर्देशन क्या है? निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है। निर्देशन दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। निर्देशन से व्यक्तियों का विकास होता है। निर्देशन में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदेश एवं निर्देश दिए जाते हैं। निर्देशन एक संबंधकारी कार्य होता है। निर्देशन जो है वह एक संबंधकारी कार्य होता है। इसमें अधीनस्थों के द्वारा किए हुए कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और उनको मार्गदर्शन किया जाता है। यह एक समन्वयकारी कार्य होता है और निर्देशन जो है वह एक सहयोगपूर्ण कार्य भी होता है। इसके बाद है निर्देशन की तकनीकें या विधियां, यानी कि किसी भी संस्था में निर्देशन किन किन तरीकों से किया जाता है तो वह उस निर्देशन की तकनीकें या विधियां मानी जाती है। तो निर्देशन की तकनीकें या विधियां तो निर्देशन की तकनीकें या विधियां, तो सबसे पहले है आदेश व निर्देश द्वारा। निर्देश द्वारा एक प्रबंधक के द्वारा प्रभावशाली निर्देशन करने के लिए उसे सही तरीके से आदेश व निर्देश देने आने चाहिए। यानी कि अगर कोई प्रबंधक बना है, अगर उसे कर्मचारियों को आदेश और निर्देश जो है वह सही तरीके से देना ही नहीं आता, कभी गुस्से में दे दिया, कभी आराम से दे दिया, तो जो कर्मचारी है अगर वह ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर करेगा तो कर्मचारी उसकी बातों को कम मानेंगे और वो ज़्यादा गुस्से में करेगा तो भी कर्मचारी कम मानेंगे। तो उसमें आदेश और निर्देश देने की एक कला होनी चाहिए। अगर वह आदेश और निर्देश सही तरीके से देता है तो उस संस्था में वह निर्देशन का कार्य प्रभावशाली तरीके से करवा सकता है। दूसरा है निरीक्षण द्वारा, यानी कि निर्देशन का कार्य जो है, निर्देशन किसी भी संस्था में निर्देशन जो है वह तभी प्रभावशाली होगा जब उन कर्मचारियों के द्वारा किए हुए कार्यों की जांच समय समय पर उनके द्वारा किए हुए कार्यों की जांच की जाएगी। अगर कर्मचारियों के द्वारा किए हुए कार्यों की जांच नहीं की जाएगी तो वह उसके अधिकारियों के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं वह उन आदेशों के बारे में सही तरीके से उन पे गौर ही नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारे द्वारा किए हुए कार्यों की जांच ही नहीं हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके द्वारा किए हुए कार्यों का निरीक्षण करना। तीसरा है नेतृत्व द्वारा का अभिप्राय है, यानी कि
किसी भी संस्था में अगर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। तो कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। अगर कर्मचारियों को, मान लो कर्मचारियों के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और उसके स्थान पर पुरानी मशीन हटा के कोई नई मशीन लगा दी, तो नई मशीन के बारे में अगर उन कर्मचारियों को ध्यान नहीं है, अगर उनको उस मशीन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें उसके बारे में बताया जाएगा कि आप इस तरीके से इसका उपयोग करो जिससे कि आप कार्य को आसानी से कर सकेंगे। तो अगर कर्मचारियों का नेतृत्व किया जाएगा तो उस संस्था में निरीक्षण का कार्य जो है वह प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा। चौथा है अभिप्रेरणा द्वारा। अभिप्रेरणा द्वारा अभिप्रेरणा क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए हुए सही कार्य के बदले में सराहना यानी कि शाबाशी दी जाती है तो उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। यानी कि मान लो किसी स्कूल में अगर किसी बच्चे ने अच्छा कार्य किया है तो उस बच्चे को शाबाशी दी जाती है। अगर उस बच्चे को शाबाशी देंगे तो वह इन फ्यूचर में उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से करेगा। तो यह शाबाशी वाला जो सिस्टम होता है, अभिप्रेरणा वाला, यह हर प्रकार के व्यक्ति पर और हर सिचुएशन में लागू होता है। अगर कर्मचारी मान लो सही तरीके से और संस्था में बहुत अच्छा तरीके से कार्य कर रहे हैं तो जो प्रबंधक है उसका दायित्व बनता है कि वह उन्हें इसके लिए अभिप्रेरित करे, यानी कि उनको शाबाशी दे या उनको बोनस वगैरह दे। कोई भी ऐसा प्रलोभन जो है वह उन्हें ऐसा प्रलोभन दे जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, उनके मनोबल में वृद्धि हो। अगर उनके कार्य क्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी तो कर्मचारियों के द्वारा अगर मनोबल में और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो उस संस्था में उत्पादन तो स्वतः ही बढ़ जाएगा। अगला है संप्रेषण द्वारा। संप्रेषण से अभिप्राय है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाना। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाने को ही संप्रेषण कहा जाता है। तो किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए या दो व्यक्तियों में आपस में समझ पैदा करने के लिए जो संप्रेषण होता है वह सही तरीके से होना चाहिए। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कहना चाहता है, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है तो जिस व्यक्ति को वह बात कह रहा है वह भी उसी भाषा में, उसी शब्दों में उस बात को समझता है तो उसे उचित संप्रेषण कहा जाता है। जो व्यक्ति कहना चाहता है सामने वाला व्यक्ति अगर वही समझ रहा है तो ही वह उचित संप्रेषण माना जाता है। अगर संस्था में संप्रेषण जो की क्रिया जो है वह अच्छी है, यानी कि जो अधिकारियों ने कहा है सेम टू सेम ही वह कर्मचारियों के पास पहुंच रहा है और जो कर्मचारियों के द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं वह भी अधिकारियों के पास अच्छे तरीके से पहुंच रहे हैं, तो संस्था में संप्रेषण जो है वह बढ़िया है। अगर संप्रेषण बढ़िया है, अधीनस्थों के द्वारा अधिकारियों की बातें मानी जाती है, अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों की बातें मानी जाती है, तो उस संस्था में हड़ताल वगैरह है वो कम होगी और कर्मचारियों के में ऐसे उनकी मनोभावना भी अच्छी होगी क्योंकि हमारी की हुई बातों पर अधिकारियों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि हमारी भी कुछ इम्पोर्टेंस इस संस्था में, उस फर्म में, इस कंपनी में हमारी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो इसके द्वारा भी निर्देशन का कार्य प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। तो आदेश व निर्देश द्वारा, निरीक्षण द्वारा, नेतृत्व द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा और संप्रेषण द्वारा। इसके बाद है निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत सबसे पहले है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य के सिद्धांत से अभिप्राय है कि अगर संस्था में कोई उद्देश्य है, संस्था का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से कर्मचारियों को बता देना चाहिए। यानी कि जो प्रबंधक है वह कर्मचारियों को संस्था के उद्देश्य के बारे में नहीं बताएगा। अगर वह उन्हें बताएगा नहीं कि हम अपनी कंपनी का जो टर्नओवर है वह इतना रखना चाहते हैं, तो कर्मचारियों को
उस उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलेगा तो वह कार्य जो है वह प्रभावी रूप से नहीं हो सकेगा। तो अगर कर्मचारी जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है उस उद्देश्य के बारे में कर्मचारी को स्पष्ट रूप से बता देता है तो उस संस्था में निरीक्षण का कार्य जो है वह प्रभावशाली तरीके से होगा। दूसरा है उद्देश्यों में सामंजस्य होना। उद्देश्यों में सामंजस्य होना। उद्देश्यों में सामंजस्य। उद्देश्यों में सामंजस्य का सिद्धांत। उद्देश्यों में सामंजस्य से अभिप्राय है कि जो कर्मचारी है उसका उद्देश्य और जो संस्था है उसका उद्देश्य, उन दोनों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। जैसे मोटे तौर पे मान लो कर्मचारी को पैसों की आवश्यकता है और संस्था को काम करवाना है और वो काम करवाने के बदले में पैसे दे रही है, तो उन दोनों में सामंजस्य क्या हो गया, उन दोनों में कॉमन क्या हो गया, जो पैसा है वह कॉमन हो गया। तो जो कॉमन हो गया, कर्मचारी को पैसा चाहिए और संस्था को पैसा देकर काम करवाना है, तो उन दोनों के मध्य अगर सामंजस्य होगा तो उस संस्था में कार्य बेहतर तरीके से हो सकेगा। मान लो कोई कर्मचारी है, उसे पैसों की आवश्यकता नहीं है और संस्था पैसे देके वह कार्य करवा रही है, उसे उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो उस संस्था में कार्य क्यों करेगा, तो वह उस संस्था में कार्य नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा है उनकी उद्देश्य, संस्था का जो उद्देश्य है और कर्मचारी का जो उद्देश्य है, उन दोनों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। तीसरा है आदेश व निर्देश का सिद्धांत। आदेश का सिद्धांत। आदेश के सिद्धांत से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। कोई कर्मचारी है, उसको मान लो 2 अधिकारी आदेश दे रहे हैं, एक समय पर 2 अधिकारी आदेश दे रहे हैं, तो वह किसी के भी कार्य को नहीं करेगा। उसे कह देगा मैं इसका कार्य कर रहा हूँ, उसे कह देगा मैं इसका कार्य कर रहा हूँ, तो वह उसमें काम चोरी की भावना पैदा होगी। तो इससे निपटाने के लिए अगर मान लो एक व्यक्ति के द्वारा एक कर्मचारी को ही और एक ही समय पर एक व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तो उसे पता है कि भाई उसके द्वारा आदेश दिया गया है, अगर मैं उस आदेश की पालना नहीं करूँगा तो मुझे किसी भी प्रकार से दंडित किया जा सकता है, यानी कि मेरी सैलरी में कमी की जा सकती है, मुझे हटाया जा सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उस कर्मचारी को जो आदेश की एकता हमेशा होनी चाहिए, यानी कि एक समय पर एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए। अगला है प्रत्यक्ष प्रवेशन का सिद्धांत। प्रत्यक्ष प्रवेशन का सिद्धांत। प्रत्यक्ष प्रवेशन किसे अभिप्राय है कि अगर प्रबंधक के द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के द्वारा किए हुए कार्यों की जांच की जाती है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की जांच की जाती है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, तो उस संस्था में निर्देशन का कार्य जो है वह प्रभावशाली तरीके से हो सकेगा। नेक्स्ट है उचित नेतृत्व का सिद्धांत। उचित नेतृत्व का सिद्धांत। उचित नेतृत्व का सिद्धांत यानी कि प्रबंधक के द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों को जो नेतृत्व है उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उसके द्वारा गाइड किया जाना चाहिए। उनसे कार्य करवाने के लिए उन्हें समय समय पर गाइड किया जाना चाहिए। संस्था के उद्देश्यों के बारे में बताना चाहिए और उस संस्था के उद्देश्य और उस व्यक्तियों के जो कर्मचारियों के जो उद्देश्य हैं उनमें सामंजस्य होना चाहिए। और एक समय पर एक व्यक्ति को एक ही समय एक व्यक्ति से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। फिर उसके द्वारा किए हुए कार्यों की जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद अगर उसके द्वारा किए हुए कार्यों में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसे उचित नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को वह कार्य सही तरीके से नहीं आ रहा है तो उसे सही रूप से परीक्षण भी करना चाहिए। तो यह है निर्देशन। प्रत्येक संस्था में जितना नियोजन समन्वय का कार्य जरूरी है उतना ही उस संस्था में निर्देशन का कार्य भी जरूरी है, क्योंकि अगर उस संस्था में निर्देशन है तो ही उस संस्था में अनुशासन होगा। अगर उस संस्था में निर्देशन ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, कोई डायरेक्शन करने वाला ही नहीं है,
तो उस संस्था में अनुशासन भी नहीं होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।